हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी ग्रेड के पर्पस से, जिसमें हम लोग जो हैं विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे थे और विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को देख चुके थे। इसके बाद उनकी उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी हम देख चुके थे। उसके बाद उनकी कुछ हमने एक पोएम्स को भी डिस्कस किया था, रीप ऑफ वीनस एंड एडोनिस को। इसके बाद आज एक दूसरी हमारी पोएम है विलियम शेक्सपियर की, वो है हमारी रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। दूसरी पोएम जो है वो रेप ऑफ ल्यूक्रेसी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, अपने टाइम की बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है ये पोएम। यानी कि पोएम कौन सी है? द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, जो 1594 में पब्लिश हुई थी। कब? 1594 में। ये एक नैरेटिव पोएम है। ये कैसी पोएम है बेटा? एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम का मतलब होता है एक पोएम की कहानी में कहानी, यानी पोएम के अंदर पोएम होती है, यानी पूरी पोएम होती है, उसके अंदर कोई कहानी होती है, दिखाई जाती है। उस कहानी के बारे में बताना ही एक और छोटी सी पोएम होती है, यानी एक छोटी पोएम जिसे हम नैरेटिव पोएम बोलते हैं। छोटा सा वर्क जिसे हम नैरेटिव पोएम के नाम से जानते हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर ने पब्लिश किया था। बेटा क्या है, ऐसा नहीं है कि इसको सबसे पहले शेक्सपियर ने ही लिखा और शेक्सपियर ने ही पब्लिश कर दिया। ऐसा नहीं था। क्या था, इस कहानी को इनसे पहले और भी राइटर्स ने भी पब्लिश किया था, लेकिन इन्होंने तो उसको ही रिकैप कर दिया, इनकी रिकॉलिंग कर दिया, उसको दोबारा से ही पब्लिश कर दिया। और ये जो कहानी थी, एक उस टाइम में जो होती थी, वो कहानी जो होती थी रोमन नोबल वुमेन ल्यूक्रेटिया के नाम से जानी जाती थी और बहुत ही फेमस होती थी ये कहानी। उस टाइम की ये जो फेमस कहानी थी, क्या थी? एक रोमन नोबल वुमेन ल्यूक्रेटिया के नाम से बड़ी ही फेमस कहानी हुआ करती थी। इसके बाद बेटा यहाँ पे नीचे हमें बताया गया है, कुछ नहीं, बस सेम वही चीज़ बताई गई है। क्या बताया है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो वही 1594 में पब्लिश हुई है ये कहानी। 1594 में क्या हुई है? ये पब्लिश हुई है ये। इसके बाद में ये जो डेडिकेटेड है वो अर्ल ऑफ किसके लिए? साउथहैम्पटन के लिए डेडिकेटेड है। यानी कि जैसे वीनस एंड एडोनिस थी कहानी में पोएम थी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के ही लिए डेडिकेटेड थी। और उसके बाद इनके कुछ सोनेट भी थे, वो भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए डेडिकेटेड थे। तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के बारे में विवाद बना हुआ है। ये बताया जाता है कोई एक WH थे शायद, तो उनको लिए बताया जाता है कभी कभी। तो ये उनके WH के बारे में पूरा कोई कहानी सटीक नहीं पता चलती कि WH थे कौन। ये उस पर एक भ्रम बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम पोइम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कितनी बड़ी है कितनी लॉन्ग है, इस बात को देखते हैं हम अगर पोइम को। तो क्या है, ये जो पोइम है लगभग 1855 लाइन है। इस पूरी पोइम के अंदर 1855 लाइन है बेटा। और ये जो 1855 लाइन है वो 265 यानी 265 स्टेंजाज में डिवाइड है। कितनी? 265 स्टेंजाज में डिवाइड है। और ईच स्टेंजा जो है वो 7 लाइन का। ईच स्टेंजा यानी प्रत्येक स्टेंजा जो है वो 7 लाइन्स का है। और इसके अंदर जो स्कीम जो है, राइम पैटर्न को, जो राइम स्कीम जो डाली गई है वो राइम रॉयल के नाम से, यानी जो 7 लाइन्स स्टेंजा होते हैं उन्हें राइम रॉयल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। यानी कि इनको, या 7 लाइन स्टेंजा जो होते हैं उनको हम कौन से? राइम रॉयल्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, एक मीटर यूज़ किया गया है। वो मीटर क्या है इस पोएम के अंदर? वो है आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर देख रहे हैं बेटा आप लोग। देखिए एक एक लाइन में बहुत क्वेश्चन है, यानी कि देख लो इतने से पोर्शन में कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक एक वर्ड को आप बड़े ध्यान से समझें, बड़े ध्यान से देखें, यानी कि एक एक वर्ड आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। यानी कि इसमें जो आइएम्बिक पेंटामीटर यानी मीटर जो है हमारा आइएम्बिक पेंटामीटर है और राइम रॉयल्स है। इसके बाद जो राइम पैटर्न है, इसका राइम पैटर्न की बात करें हम तो राइम पैटर्न जो है वो है ABABBCC। नहीं, इसका जो पैटर्न है पोइम का लिखने का जो पैटर्न है वो क्या है? ABABBCC, ABABBCC, यानी कि इसका पैटर्न बोलते हैं हम लोग। कैसे भी करके बोल सकते हैं आप, ये इसका राइम पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसके बारे में। ये फैक्ट इतने सारे इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। बात करें तो द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी वाज एंटर्ड इनटू द स्टेशनर,
यानी कि क्या हुआ था, पहले कोई कॉपीराइट जैसा सिस्टम नहीं हुआ करता था बेटा, पहले कॉपीराइट जैसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो पहले कॉपीराइट के लिए एक जो सिस्टम हुआ करता था वो स्टेशनर्स रजिस्टर हुआ करता था। कौन सा? स्टेशनर्स रजिस्टर हुआ करता था। इस स्टेशनर रजिस्टर में क्या हुआ करती थी, जो भी अपना वर्क हुआ करता था, जो वर्क पब्लिश हुआ करता था, उसकी हम लोग एंट्री करा दिया करते थे, उसमें एंट्री करा देते थे और उसी एंट्री से वो वर्क जाना जाता था, उसी दिन से उस वर्क को जाना जाता था। तो ये जो था वर्क जो था, उस वर्क को रजिस्टर कराया गया था, वो कराया गया था 9 मई 1594। इस वर्क को 9 मई 1594 को स्टेशनर्स रजिस्टर में एंट्री कराया गया था, क्योंकि जो वर्क है वो जिसने लिखा है, जो पब्लिश कर रहा है, उस वर्क को वही पब्लिश कर पाए। कहीं ऐसा ना हो उसके वर्क को कोई दूसरा व्यक्ति, उसको वर्क को कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी करके पब्लिश कर दे, ऐसा ना हो, इसलिए क्या हुआ करता है, स्टेशनर्स रजिस्टर में उसको इंडिकेट किया जाता था, इंकित किया जाता था। और यही किया गया था, रजिस्टर में क्या किया गया था, इंडिकेट किया था। कब किया गया था? 9 मई 1594 को। ये जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था क्वाटो प्रिंट में। कब? यानी कि इसको पब्लिश जो किया गया था बेटा, वो किया था, क्वाटो एडिशन आया था, उसमें प्रिंट किया गया था। कौन सा? क्वाटो एडिशन में इसको प्रिंट किया गया था। और किसने प्रिंट कराया था? वो रिचर्ड फील्ड ने प्रिंट कराया था बेटा, ठीक है। इसको वही रिचर्ड फील्ड ने इसको प्रिंट कराया था। और इसको जो प्रिंट कराकर किसको दिया था? एक बुक सेलर थे, उनका नाम था जॉन हैरिसन थे। इनको दिया ये वर्क पब्लिश करने को, कहा कि लो आप इसे प्रिंट करके इसे बेचो। यानी कि बेचने के लिए जो दी गई थी कॉपियाँ, वो किसको दी गई थी? जॉन हैरिसन को दी गई थी। और किसने पब्लिश कराई थी? रिचर्ड फील्ड ने इसे पब्लिश कराया गया। तो ये चीज़ें हैं, देखो एक एक शब्द आपका क्या है, क्वेश्चन है, और प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से आप समझें, ठीक है। आप लोग अब बात करते हैं फ्रेंड, हम लोग इसके करैक्टर की बात करें अगर, तो पोएम में कुछ करैक्टर्स हैं, उन करैक्टर्स की बात करें तो करैक्टर्स के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या हैं, ये करैक्टर कौन कौन है। देखो एक तो ल्यूक्रेसी है। जो ल्यूक्रेसी ए ऑनरेबल वुमेन, यानी कि ये ल्यूक्रेसी तो पोएम की हीरोइन है, यानी कि मैन नायिका जो है वो हीरोइन ही है, मतलब ल्यूक्रेसी है। इसके बाद ल्यूक्रेसी के हस्बैंड हैं जिनका नाम है कोलेटाइन है, यानी कोलेटाइन है, जो कौन है? ल्यूक्रेसी के हस्बैंड है, जो एक रोमन आर्मी में सोल्जर यानी सिपाही हैं। किसमें? रोमन आर्मी में। क्या है ये? सिपाही हैं। कहाँ? रोमन आर्मी में। इसके बाद में जो है वो है टार्किन्स है। टार्किन्स का पूरा नाम है वो है सेक्स्टस टार्किन्स है, जो क्या है, ये रोम आर्मी में, ये भी सोल्जर है, ये भी रोम आर्मी में क्या है? सोल्जर है। लेकिन ये क्या करता है? ये यही रेप करता है। किसका? ल्यूक्रेसी का क्या करता है? ये रेप करता है, यही ल्यूक्रेसी का रेप करता है। कौन है ये? रोमन आर्मी में सोल्जर है। जहाँ इसके यानी कि ल्यूक्रेसी के हस्बैंड जो क्या नाम है, कोलेटाइन, वहाँ पर जो सोल्जर हैं वहीं ये है, रोमन आर्मी में ही ये भी सोल्जर है। कौन? टार्किन जो है ये भी सोल्जर है। इसके बाद ल्यूक्रेसी के फादर हैं, उनका नाम है ल्यूक्रेटियस, उनके फादर का नाम जो है ल्यूक्रेटियस है। और इसके बाद एक जूनियस ब्रूटस है, ये जो है ल्यूक्रेसी के फादर और उनके हस्बैंड का फ्रेंड है। जूनियस ब्रूटस यानी कोलेटाइन जो है ल्यूक्रेसी के हस्बैंड हैं, और ये ल्यूक्रेटियस जो हैं ये उसके फादर हैं। किसके? ल्यूक्रेसी के। ल्यूक्रेटियस कौन है? उसके फादर हैं। तो इन दोनों का क्या है, ये मतलब फ्रेंड है। कौन है? जूनियस ब्रूटस। एक मैसेंजर है, संदेश वाहक है, इसके बाद में और भी बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये है, एक है जूनियस टार्किन्स है, जो टार्किन्स द प्राउड है, जिसे टार्किन्स द प्राउड के नाम से भी जानते हैं, जो रोम किंग टार्किन्स का फादर है। कौन है? रोम किंग के, यानी कि किंग ऑफ रोम एंड टार्किन्स फादर, यानी कि रोम का राजा जो टार्किन्स के फादर हैं। यानी कौन है? रोम के राजा हैं। कौन है? ये रोम के राजा हैं जो टार्किन्स के फादर हैं, ठीक है। कौन? लूसियस टार्किनस जो है वो टार्किन्स के कौन है? फादर हैं, ठीक है। इसके बाद में है सर्वियस टूलियर है, जो है फादर इन लॉ हैं किनके?
लूसियस के हैं फादर इन लॉ हैं, कौन है लूसियस के कौन है फादर इन लॉ हैं लूसियस टार्किन्स के, यानी कि जो हमारा टार्किन्स है उसके नाना। इसके बाद हैं पब्लियस वैलेरियस है जो फ्रेंड हैं किनके, यानी कि कॉलिटाइन और ल्यूक्रेटियस, यानी कि कॉलिटाइन और ल्यूक्रेटियस, यानी कि ल्यूक्रेसी के हस्बैंड और ल्यूक्रेसी के फादर के कौन है फ्रेंड हैं ये। बेटे क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं स्टोरी के बारे में, यानी कि स्टोरी ऑफ द पोएम। पोएम की जो स्टोरी है, क्या हो रहा है कि पोएम जो है इसमें सबसे पहले पोएम को एक छोटे से भाग में एक समरी दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है, समरी दिखा रखी है। समरी में क्या बताया है उसको हम थोड़ा सा देखो, आपको ओरली बताते हैं। क्या होता है समरी में, ये बताया है कि एक रोम की स्त्री होती है, एक ऑनरेबल वुमेन होती है जिसका नाम ल्यूक्रेसी होता है। क्या नाम होता है, ल्यूक्रेसी होता है। और ल्यूक्रेसी के एक हस्बैंड होते हैं कॉलेंटाइन। कौन होते हैं, कॉलेंटाइन, जो क्या करते हैं रोम आर्मी में एक सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं वहाँ पर। और वहीं पर एक उनके ल्यूक्रेसी के फादर बोले, यानी कि पिताजी या ससुर जी होते हैं, जो वहाँ पर ल्यूक्रेटियस, उनके फादर का नाम जो होता है वो होता है ल्यूक्रेटियस। वो भी वहीं उस रोमन आर्मी में सोल्जर होते हैं। वहीं पर क्या होता है, जो रोम के राजा होते हैं, उन राजा का जो पुत्र होता है टार्किन्स, यानी कि एक राजा का पुत्र होता है टार्किन्स, वो भी वहीं आर्मी में होता है। तो वहाँ आर्मी कैंप में ये सब लोग यानी सारे सिपाही लोग बैठे होते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो कॉलिटाइन होता है वो अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा करता है, अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है। और वो कहता है कि हमारी पत्नी बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्चू है, बहुत ही वर्चू है, अपनी पत्नी के बारे में बताता है ये बहुत सारी बातें। इन सभी और बहुत ज़्यादा सुंदर है और अपनी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहती है। ऐसी सारी बातें बहुत ज़्यादा नंबरी करता है, यानी कि प्रशंसा करता है। इन सभी प्रशंसाओं को सुन के जो टार्किन्स होता है, सेक्सटस ऑफ टार्किन्स होता है, सेक्सटस टार्किन्स होता है, वो क्या करता है, इन बातों को सुन के जेलिसी फील करता है और वो उसकी वर्चू को नष्ट करने की सोचता है। उसके मन में ये चीज़ें आ जाती है, वो नष्ट करने की सोचता है। और वो क्या करता है, सभी वहाँ से क्या होता है, वहाँ से पहुँचता है उसकी पत्नी के घर, कॉलेटाइन की घर पहुंचता है। वहाँ ल्यूक्रेसी के साथ में एक रात रुकने की बोलता है। और वहाँ उसकी पत्नी उसके फ्रेंड के दोस्त को, यानी कि उसके अपने हस्बैंड के फ्रेंड को जानकर वहाँ रुकने के लिए उसको बोल देती हैं और रात में रुकता है। रुकने के बाद वहाँ क्या करता है, ल्यूक्रेसी का रेप कर देता है। और ल्यूक्रेसी का रेप करने के बाद में फिर क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, उसके एक हस्बैंड के जो फ्रेंड होता है, हस्बैंड और उनके फादर के फ्रेंड होते हैं जूनियस ब्रूटस, वो क्या काम करते हैं, वो ये घटना को देखते हैं। उससे पहले क्या होता है कि जो ल्यूक्रेसी होती है वो एक मैसेंजर को भेजती है अपने हस्बैंड और अपने पति के पास जहाँ कैंप में, और वहाँ से बुला लेती है और उनको क्या करती है, अपनी पूरी सारी घटना बता देती है। घटना बताने के बाद वो कहती है कि आप इसका रिवेंज यानी इसका बदला लीजिए, आप इसका क्या करेंगे, आप बदला ज़रूर लेना। और ऐसा बोल के अपने आप को स्वाड से मार लेती है, यानी तलवार से क्या करती है, अपने आप को मार लेती है। और मारने के बाद में वो फिर उसके जो ल्यूक्रेटियस जो होते हैं और ल्यूक्रेटियस और उसके जो हस्बैंड होते हैं कॉलेटाइन, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं इससे। और दुखी होकर वहाँ पर उसका जो उनका फ्रेंड जो जूनियस ब्रूटस जो आता है, वो कहता है कि आप एक काम करो, इस बॉडी को लेकर रोम की सड़कों पर निकल जाओ और कहो कि ये राजा के पुत्र ने हमारे साथ ऐसा किया है, ये बहुत गलत किया है, बहुत अन्याय हुआ है। यहाँ राजा का पुत्र जो होता है हमारी पत्नियों के बारे में सही व्यवहार नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ करो। और जिससे क्या होता है, वहाँ पर ये ऐसा ही करता है। और करने के बाद में क्या हो जाता है, पूरे रोम में विद्रोह हो जाता है। विद्रोह होने से वहाँ का राजाशाही जो शासन होता है वो ख़त्म हो जाता है रोम में। और वहाँ पर क्या हो जाता है, एक राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिज्म घोषित हो जाता है। ये कहानी पूरी इस कहानी के बारे में बताता है। इस कहानी को हम लोग अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। ये हमने ओरली आपको कहानी बताई, ठीक है। अब इस कहानी के बाद में हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा क्या होता है, यानी कि वो जो समरी पहले बताई है उस समरी के बारे में देखें। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी इज शेक्सपियर्स साइकोलॉजिकल रीटेलिंग ऑफ द रोम्स टेल ऑफ टार्किनस एंड ल्यूक्रेटिया रिकॉर्ड बाई ओविड एंड अदर्स।
क्या हुआ है बेटा, जो रेप ऑफ ल्यूक्रेसी है, जो ये शेक्सपियर के एक साइकोलॉजिकल पोएम है जिसको शेक्सपियर ने रीटेलिंग किया है, यानी दोबारा से पब्लिश किया है। इस दोबारा से पब्लिश किया है एक छोटे से भाग को, पूरी कहानी ना दिखा के एक छोटा सा भाग की कहानी दिखाई है, जिसमें रोम के किंग जो होते हैं उनके बेटा टार्किन्स तथा ल्यूक्रेटी, यानी कि जो ल्यूक्रेटिया होती है, ल्यूक्रेसियस जिसे ल्यूक्रेसी के नाम से बोलते हैं, जो ल्यूक्रेटिया आती है उसकी कहानी को बताया है, जिस कहानी को ओविड ने भी पहले पब्लिश किया था, यानी ओविड ने भी इसको दिखाया था पहले। ओविड जैसे अन्य राइटर भी इस कहानी को पहले दिखा चुके हैं, जिसके बाद शेक्सपियर ने ही इसको रिकॉलिंग कर दिया, रिकैप कर दिया, दोबारा से पब्लिश कर दिया है। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं क्या होता है। बेटा ये बताया है शेक्सपियर टेल्स दिस टेल इन आइएम्बिक पेंटामीटर। शेक्सपियर क्या करते हैं, इस कहानी के एक छोटे से भाग को आइएम्बिक पेंटामीटर में यूज़ करते हैं, यानी इस कहानी के छोटे से भाग में आइएम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करते हैं, आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ करते हैं और बताते हैं यूजिंग, बात करें बेटा, यूजिंग 7 लाइन स्टेंजास, यानी इसमें जो स्टेंजा जो यूज़ किए गए हैं वो 7 लाइन के स्टेंजा यूज़ किए हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं। कंसिस्ट राइम स्कीम जो है इसकी, यानी कि कंसिस्ट राइम स्कीम दिस फ्रॉम इज कॉल्ड राइम रॉयल, यानी कि इसकी जो राइम स्कीम जो है बेटा वो क्या है, राइम रॉयल है। क्या है, राइम स्कीम जो है इसकी वो क्या है, राइम रॉयल है। ये चीज़ हम पहले जान चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं। अब शेक्सपियर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। शेक्सपियर विगिंस, यानी कि शेक्सपियर शेक्सपियर विगिंस विद द आर्गूमेंट, यानी कि शेक्सपियर एक आर्गूमेंट से स्टार्ट करते हैं, ए शॉर्ट प्रोस सेक्शन दैट रिकैप द एंटायर प्लॉट ऑफ द रोम टेल, यानी कि रोम की ये कहानी में, यानी कि एक छोटे से भाग, इस कहानी के एक छोटे से भाग को रिकैप करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं एक आर्गूमेंट से, जहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक आर्गूमेंट क्या हो रहा होता है, एक आर्मी कैंप होता है, एक आर्मी कैंप होता है, वहाँ आर्मी कैंप में कॉलेंटाइन कुछ अपनी पत्नी की बातों के बारे में बता रहा होता है, यानी अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा होता है। वहीं पर एक दूसरा जो रोम के राजा का पुत्र होता है टार्किन्स, वो भी सुन रहा होता है। इसके बाद और रोम आर्मी सोल्जर्स होते हैं, जहाँ की ये कहानी के बारे में जहाँ पर थोड़े से भाग को बताया, यानी कि वही बताया, एट ए मिलिट्री इनकैम्पमेंट सेक्स्टस टार्किन्स द सन ऑफ रोम्स किंग overheard Colentine bragging about the incredible chastity of his wife Lucretia, यानी कि क्या हो रहा होता है, वही बात बता रहे हैं ये कि आर्मी कैंप में जो कॉलेंटाइन होता है वो अपनी पत्नी के बारे में प्रशंसा कर रहा होता है, और उसी प्रशंसा को बता रहा होता है, अपनी चैस्टिटी के बारे में बता रहा होता है कि हमारी वाइफ बहुत ही पवित्र और चैस्टिटी है, यानी कि चेस्ट है, यानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र और चेस्ट है। ये चीज़ें बता रहा होता है, अपनी पत्नी की बहुत सारी प्रशंसा कर रहा है। इन सारी प्रशंसा को सुनकर जो टार्किन्स होता है वो चिढ़ जाता है और जेलसी फील करता है, और वहाँ पर क्या होता है कि इस चीज़ को जानने के लिए वहाँ के जितने भी सिपाही, जितने भी मैंस होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं, यानी कि द मैन डिसाइड टू राइड होम अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि सभी जो लोग होते हैं वहाँ पर उस कैंप के अंदर वो सभी डिसाइड करते हैं और जानने के लिए, टू सी इफ़, यानी कि जानने के लिए, देखने के लिए, इफ़ सी इज़ फैक्ट द मोस्ट चेस्ट ऑफ द मेंस वाइफ्स, यानी कि सबसे ज़्यादा चेस्ट किसकी वाइफ है, यानी कि सबसे ज़्यादा पवित्र, यानी कि वर्च्यू जो है किसकी वाइफ है, ये चीज़ जानने के लिए वो वहाँ से सब लोग आते हैं। एज टर्न्स आउट, और वहाँ से वापस आते हैं, यानी कि कैंप से आते हैं। कहाँ, सी इज़ होम, कहाँ, होम घर को,
स्प्रिंग थिएड वाइल द ओवर, यानी कि सी इज़ होम, यानी वह घूमते हैं प्रत्येक, यानी कि घूमते हैं कहाँ, घर में, कहाँ, घरों में घूमते हैं और देखते हैं, स्प्रिंग यानी घूमते हैं देखते हैं। द वाइफ्स आर आउट डांसिंग, और सभी की पत्नियां बाहर डांस करने के लिए गई होती हैं। सभी आके देखते हैं और वहाँ पर सभी की पत्नियां बाहर डांस के लिए गई हुई होती हैं। आफ्टर दिस, और ये देखकर टार्किन्स, आस्क टू, यानी कि पूछता है, स्टे ओवरनाइट, रात में रुकने के लिए, एट कोलेटिनस होम, यानी कि क्या होता है कि जो कोलेटिनस जो होता है, टार्किन्स जो होता है, वो ये देखकर उसके घर जाता है। किसके घर जाता है? कोलेटाइन के घर जाता है, और घर जाकर उसकी पत्नी से बातें करता है और पूछता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पति का हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे पति का हस्बैंड हूँ। और ये सुनकर, यानी कि ये सुनकर क्या करती है, यानी कि मैं पति का हस्बैंड हूँ और वहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर एक रात रुकना चाहता हूँ। ये बात किससे कहता है? ल्यूक्रेसी से कहता है। और ल्यूक्रेसी बोलती है, एंड ल्यूक्रेसी वेलकम हिम, और उसका ल्यूक्रेसी स्वागत करती है, हर हस्बैंड एज हर हस्बैंड्स फ्रेंड, क्योंकि वो उसके पति का फ्रेंड होता है इसलिए, यानी कि अपने पति के फ्रेंड का स्वागत करती है। वंस शी हैज़ रिटायर्ड फॉर द इवनिंग, यानी कि उस शाम, यानी कि और वह वहाँ रुक जाता है, और वह वहाँ उस रात को रुक जाता है, यानी शाम को रुक जाता है। टार्किन्स स्नैक्स इनटू हर बेडरूम वायलेंटली रेप हर एंड लीव्स। क्या होता है, टार्किन्स जो होता है वो चुपके से उसके बेडरूम में चला जाता है और क्या करता है, उसका रेप कर देता है ल्यूक्रेसी का। फिर इससे परेशान होकर, हताश होकर ल्यूक्रेसी क्या करती है बेटा, वो ल्यूक्रेसी जो होती है, ल्यूक्रेसी सेंड्स ए मैसेंजर, यानी एक मैसेंजर को भेजती है फॉर हर हस्बैंड एंड फादर, यानी अपने पति और यानी कि अपने जो हस्बैंड और अपने फादर के पास में एक मैसेंजर को भेजती है, एंड मैक्स देम वो रिवेंज बिफोर किलिंग हर सेल्फ विद ए स्वॉर्ड, और क्या करती है, उसके बाद में अपने आप को बोलती है, यानी कि अपने आप के बारे में बोलती है, बताती है अपने हस्बैंड और अपने फादर को कि हमारा बदला लें, आप हमारा बदला ज़रूर लें, हमारी मौत का बदला ज़रूर लें। और उसके बाद वो खुद को तलवार से मार लेती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा, क्या है, ब्रूटस जो उसके फ्रेंड है, ब्रूटस लीड्स कॉलेंटिनस एंड ल्यूक्रेसीस फादर इन ए रिबेलिंग अगेंस्ट द किंग एंड द सिस्टम ऑफ मोनार्ची। क्या होता है, जो ब्रूटस उनके दोस्त होते हैं, जो वो उनको लीड्स करते हैं, यानी कोलेटिनस, यानी कि जो हैं उसके कोलेटिनस उसके हस्बैंड जो हैं ल्यूक्रेसी के, उनके लिए और उसके फादर के लिए, यानी कि दोनों के लिए बोलता है, कौन, ब्रूटस उनका दोस्त बोलता है कि एक काम करो, जो भी बॉडी है इस बॉडी को लेकर आप रोम की सड़कों पर निकल जाओ और इस जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ कि ये सिस्टम जो है गलत है, जो भी किया है वो गलत हुआ कर रही है, जिससे रोम की जनता है, रोम बिकेम ए रिपब्लिक, यानी कि रोम में रिपब्लिकेशन की स्थापना हो। दिस कंक्लूजन्स द आर्गूमेंट, यानी कि दिस कंक्लूड्स आर्गूमेंट, आगे देखते हैं हम, दिस कंक्लूड्स आर्गूमेंट, यानी ये वार्तालाप होता है किससे, दोनों लोगों में। आगे देखते हैं बेटा क्या है हमारा नेक्स्ट, इन द स्टेंजा दैट फॉलो शेक्सपियर बिगिंस इन मीडिया रेस
with Tarquins approaching Colentine's home while recalling the previous night when he learned about Lucrece's virtue। क्या होता है यहाँ से, अब जो कहानी है, मेन जो फेस है वो कहानी का यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कहानी का। उस मेन फेस के बारे में हम देखते हैं क्या होता है इस स्टेंजा के अंदर, यानी पोइट कहता है इस शेक्सपियर कहते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर पूरी कहानी को ना दिखा के, पूरी कहानी को ना दिखा के बीच की एक मिडिल की एक छोटे से भाग की कहानी को दिखाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कॉलेंटाइन्स होम, यानी कॉलेंटाइन्स होम और उनके जो आर्मी कैंप है वहाँ, यानी कि ये दो जगह की इस कहानी के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा सा भाग दिखाया जा रहा है जिसमें कॉलेंटाइन जो होते हैं वो अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, अपनी पत्नी की प्रशंसा के बारे में बता रहे होते हैं, तो वहाँ यही लुक्रेसी के बारे में बता रहे होते हैं। तब वहीं पर टार्किन्स जो होता है, किंग रोम के किंग के राजा का पुत्र जो होता है, वो क्या करता है, इनकी इस वर्चू को सुन के, इसकी प्रशंसा को सुन के, इनकी पत्नी की प्रशंसा को सुनकर बहुत ज़्यादा ही इनसे जेलसी फील करता है, और इस जेलसी फील का बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए क्या होता है, उनके घर आता है। कौन आता है, ये जो टार्किन्स जो है वो इनके घर आ जाता है लुक्रेसी के। तो इसके बाद आगे देखते हैं, शेक्सपियर्स retelling ends with Shakespeare retelling ends with Lucrece's funeral, Frosinal and Tarquin's vanishment। The poem takes place in Ardia। यानी कि कहा जा रहा है शेक्सपियर इस कहानी को दोबारा से टेलिंग करते हैं, यानी दोबारा से ये मतलब कि इसको पब्लिश कराते हैं। लेकिन इससे पहले ये कहानी बहुत पहले भी ये लिखी जा चुकी थी, पहले भी ये कहानी आ चुकी थी, जिस कहानी में दो जगह की कहानी दिखाई जा रही है। एक तो कोलेटियम की कहानी है, यानी कि बता रहे हैं कोलेटियम यानी कि कोलेटाइन का घर की कहानी। दूसरा है मिलिट्री कैंप, यानी इन कैंप मिलिट्री, यानी मिलिट्री कैंप है, यानी दो जगह की कहानी को इसमें दिखाया गया है, विलियम शेक्सपियर ने दिखाया है इस चीज़ में, तो बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग क्या है, यानी आफ्टर ब्रीफ रिकॉलिंग कॉलेंटाइन्स कमेंट अबाउट हिज वाइफ एट आर्डिया टार्किन अराइव्स एट कोलेटियम टू मीट लुक्रेसी। क्या होता है, इस पूरी ब्रीफ समरी को सुनने के बाद, यानी कि जो हमारा टार्किन्स जो होता है वो इस पूरी ब्रीफ समरी को सुनता है वहाँ पर आर्मी कैंप में, और वहाँ से वो क्या करता है, देखने के लिए, मिलने के लिए किसे, ल्यूक्रेसी से, वो वहाँ से चला आता है, ल्यूक्रेसी के घर को जाना शुरू करता है। कहाँ, कोलेटियम में, कोलेटियम जो ल्यूक्रेसी का घर होता है वहाँ जाता है और इसको देखता है, कि देखना चाहता है कि क्या ये वास्तव में सच है, और वो उसका जो मेन मकसद होता है उसकी वर्चू को ख़त्म करना होता है, यानी कि उसको वर्चू जो है उसको ख़त्म करना होता है, उसका जो उसकी प्रशंसा करता है उसको तोड़ना चाहता है, उसकी प्रशंसा को, उसके मतलब कि जो भी होता है। दे हैव डिनर, वहाँ पहुँचता है और क्या करता है, सॉरी एक मिनट, टार्किन्स अराइव्स एट कोलेटियम टू मीट लुक्रेसी, यानी कि उसके घर पहुँचता है और लुक्रेसी से मिलता है। क्या कहता है, दे हैव डिनर, और उसके साथ में वो डिनर करता है, टॉक और बातें भी करता है उससे, और क्या करता है, उससे बातें भी करता है, एंड हैड टू वेट, और क्या करता है, वो अपने बेडरूम में चला जाता है, अपने बेडरूम में चला जाता है। जो कोलेटियम में जो लुक्रेसी ने उसको एक जो बेडरूम था दूसरा, उस बेडरूम में भेज दिया, कहा कि आप यहाँ सो सकते हैं, लुक्रेसी ने दे दिया उसको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, देन देयर इज ए लॉन्ग सीन इन टार्किन्स बेडरूम,
यानी कि क्या होता है, एक बहुत लंबा सीन होता है, एक बहुत लंबा सीन होता है टार्किन्स का, टार्किन्स के बेडरूम का। क्या होता है, टार्किन्स खुद से बातें कर रहा होता है, यानी कि खुद से बातें, यानी कि वेयर ही डिबेट्स गोइंग टू ल्यूक्रेसीज बेडरूम, यानी कि वह खुद से बातें कर रहा है कि मैं ल्यूक्रेसी के बेडरूम में जाऊं या ना जाऊं। अपने अंतर मन को धिक्कारता है कभी, और कभी कहता है मुझे जाना चाहिए, और कभी कहता है मुझे नहीं जाना चाहिए। टॉपिक्स लाइक ऑनर एंड लस्ट। लेकिन क्या होता है, कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये गलत होगा या कुछ अच्छा होगा, मुझे नहीं पता। एज वेल एज हिज फ्रेंडशिप, और कहता है कि इसके साथ साथ ये मेरे फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती के साथ भी गद्दारी होगी। और क्या होगा, मेरी दोस्ती के साथ भी गद्दारी होगी। विद कॉलेंटाइन, यानी कि दोस्त कॉलेंटाइन के साथ। आर कवर्ड, यानी कि ये सारी बातें अपने आप में सोचता है। कवर्ड यानी अपने आप में सोचता, अपने आप से बातें करता है। इवेंचुअली ही डिसाइड्स टू वॉक टू ल्यूक्रेसीज रूम। और क्या होता है, यानी कि फाइनली वो यही डिसाइड करता है कि मुझे ल्यूक्रेसी के बेडरूम में जाना चाहिए, और वो ल्यूक्रेसी के बेडरूम में चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वंस ल्यूक्रेसीज बेडरूम ही वॉच हर स्लीप। एक बार फिर ल्यूक्रेसी के बेडरूम में वह उसे सोते हुए देखता है। एक बार फिर जब वह ल्यूक्रेसी को उसके बेडरूम में सोते हुए देखता है, डिबेट्स फर्दर एक्शन, वो दोबारा फिर से अपने अंतर्मन को धिक्कारता है और खुद से बातें करता है कि दोबारा फिर से, यानी कि उसका ज़मीर जागता है कि ये सही नहीं है, मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे लगता है ये सही नहीं है। लेकिन क्या होता है, उसकी जो काम वासना होती है वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि फाइनली व्हेन ही टच हर, और फाइनली क्या करता है, उसे वो टच करता है। शी अवेक्स एंड आस्क्स व्हाट शी डूइंग। क्या होता है और वह अवेक्स यानी वह जग जाती है, वह नींद से, उसकी नींद खुल जाती है और पूछती है आप ये क्या कर रहे हो। यानी कि ल्यूक्रेसी जो होती है वो नींद से जग जाती है और पूछती है आप ये क्या कर रहे हो। टार्किन्स ब्लेम हर ब्यूटी फॉर हिज एक्शंस एंड threatens her with violence if she resists him। क्या होता है, और वो जैसे ही वो जगती है और उससे क्वेश्चन करती है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपके दोस्त की पत्नी हूँ, ये सही नहीं है, ऐसा बोलती है। तभी टार्किन्स बोलता है कि, यानी कि खुद उसी पर ही ब्लेम लगाता है, टार्किन्स उसी पर, यानी कि ल्यूक्रेसी पर ही ब्लेम लगाता है। कहता है आप इतनी सुंदर हो, आपकी इतनी स्वीट अदाएं हैं, यानी कि आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि मैं आपको देखकर वायलेंस हो गया, यानी आपको देखकर मैं शांत हो गया, और एक मेरे अंतर्मन में आपके लिए प्यार जाग गया। ऐसी कुछ बातें करता है, और वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी सुंदरता की ही गलती है, आप हो ही इतनी सुंदर, कोई भी व्यक्ति आपको देखकर वायलेंस हो जाएगा, ये बातें बताता है। कहता है आगे, नेक्स्ट कहता है शी ट्राइज टू preached him to stop using a variety of rhetorical techniques। तो क्या होता है कि वह
ऐसा बोलता है। फिर उसके बाद में ल्यूक्रेसी जो होती है वो बहुत सारी यानी कि ट्राई करती है, यानी बहुत सारे मेथड अपनाती है उसको रोकने के लिए, प्रेशर फोर्स करती है, यानी कि उसको रोकना चाहती है। लेकिन क्या होता है, फाइनली वो उसको रोक नहीं पाती है। including invoke the bond between कोलेंटाइन एंड टार्किन्स। और कहती है कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, ये जो उसके दोस्त, ये आपके दोस्त की मैं आपके दोस्त की पत्नी हूँ, आप मेरे साथ ये सही नहीं करते, ऐसा कुछ बोलती है। लेकिन वो नहीं रुकता है, वो नहीं मानता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। बड़े ही मज़ेदार कहानी है, आप सुनेंगे तो समझ आएगी, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। However, Tarkins is moved by her pleas, rape her and leaves। क्या होता है however, यानी कि फाइनली टार्किन्स जो होता है यानी वहाँ से चला जाता है, वहाँ से नहीं जाता है और क्या करता है, उसको रेप कर देता है। वहाँ से नहीं जाता और क्या करता है, उसका रेप कर देता है। उसके बाद उसे छोड़कर चला जाता है, यानी उसके बाद उसको रेप करके उसको छोड़कर चला जाता है। ल्यूक्रेसी क्राइस, और ल्यूक्रेसी चिल्लाती रहती है, ल्यूक्रेसी चिल्लाती रहती है। फील्स सुसाइडल, यानी कि एक आत्महत्या जैसा, आत्मग्लानि फील करते हैं, आत्महत्या जैसा फील करती है कि मैं एक आत्महत्या कर लूँ। एंड कर्स, और अभिशाप देती है। नाइट, उल्हाना सा देती है, नाइट रात को। एंड कर्सेस नाइट अपॉर्चुनिटी, एक रात को उल्हाना सा देती है कि जो पापी होते हैं, जो पाप करते हैं, उन लोगों को अंधेरी रात क्या करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, एक अवसर देती है। टाइम एंड टार्किन, जैसे टार्किन को अवसर दिया। थ्रो आउट द रेस्ट ऑफ द नाइट, मैंने अपने घर में, जैसे मैंने टार्किन्स को अपने घर में रुकाकर, यानी किसी रुकाकर उसको समय दिया, अवसर दिया। नाइट शी डिस्कसेस हर ट्रॉमा एंड व्हेन द सन राइजेस, और वो क्या करती है, खुद से डिस्कस करती है, पूरी रात में सोचती है, रात में सोचती है। और सुबह जब सूरज निकलता है, ल्यूक्रेसी डिसाइड्स, यानी कि सोचती है कि मैं ये घटना अपने हस्बैंड और अपने फादर को बताऊं या ना बताऊं, ये सब सोचती रहती है रात भर, या मैं सुसाइड कर लूं, क्या करूं, वो रात भर सोचती है इस घटना को। और फाइनली क्या होता है, जब सूरज सूखता है, वैसे ही ल्यूक्रेसी डिसाइड्स, यानी ल्यूक्रेसी फाइनली सोच लेती है। टेल्स हर हस्बैंड एंड फादर, यानी अपने हस्बैंड और अपने फादर को बताने के बारे में इस घटना को। व्हाट हैपेंड बिफोर, और ये क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ है। बिफोर शी किल्स हर सेल्फ, और खुद को जान से मार लेती है। सेल्फ यानी कि मार लेती है। शी कॉल्स फॉर वन ऑफ हर, यानी कि शी कॉल्स फॉर वंस ऑफ हर मैड, यानी अपनी नौकरानी को बुलाती है, अपनी नौकरानी को बुलाती है। दे क्राई टूगेदर एंड ल्यूक्रेसी राइट्स ए लेटर वाइल, यानी कि ल्यूक्रेसी क्या करती है, दोनों को पत्र लिखती है, पत्र लिखती है। द मैड फाइंड्स ए मैसेंजर टू डिलीवर इट, यानी कि मैड यानी जो नौकरानी होती है वो क्या करती है, एक मैसेंजर को ढूंढ कर लाती है, यानी एक मैसेंजर को बुला कर लाती है जो उसका लेटर डिलीवर कर चुके, जो उसका लेटर उसके फादर और उसके हस्बैंड के पास भेज सके। ये ल्यूक्रेसी ढूंढ कर लाती है फाइनली। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। द मैड रिटर्न्स विद ए मैसेंजर, और क्या करती है, यानी एक मैसेंजर के साथ वापस आती है। ही टेक्स ल्यूक्रेसी, यानी ही टेक्स ल्यूक्रेसी लेटर, और उसका लेटर क्या होता है, लेके जाता है।
यानी कि ही टेक्स ल्यूक्रेसीज लेटर, और उसका लेटर लेके जाता है कौन, मैसेंजर, किसका, ल्यूक्रेसी का। विच आस्क्स द मैन टू रिटर्न टू कोलेटियम, यानी विच आस्क्स द मैन टू रिटर्न्स टू कोलेटियम टू द encampment while she waits. Lucrece looks at a painting of the Trojan War। और क्या होता है कि ल्यूक्रेसी जो होती है वो एक टार्जन वार की पेंटिंग लगी होती है उसकी तरफ देख रही होती है, यानी कि एक टार्जन वार जो होता है उसकी तरफ देख रही होती है और उससे बातें कर रही होती है, यानी उसका बातें कर रही होती है, यानी विच इज डिस्कस्ड, यानी ये उसके बारे में डिस्कस करती है। एट लेंथ फॉर इंस्टेंस ल्यूक्रेसी कंपेयर्स टार्किन्स टू सिनोन, यानी टार्किन्स टू सिनोन, यानी कि जो टार्किन्स है और सिनोन इसके बारे में डिस्कस कर रही होती है, कंपेयर्स कर रही होती है, उससे तुलना कर रही होती है। द ग्रीक हु ट्रिकेड द Trojans into escaping the wooden horse filled with their enemies। क्या होता है कि जो एक टार्जन, जो ग्रीक का जो युद्ध होता है, ग्रीक आर्मी, यानी कि क्या होता है उस पेंटिंग के बारे में, जो वार के बारे में, टार्जन जो वार के बारे में देख रही होती है, उसमें क्या होता है कि एक घोड़ा गिफ्ट में दिया जाता है, इनकी टार्किन टू सिनोन को जो गिफ्ट में घोड़ा दिया जाता है, काठ का घोड़ा होता है, वुड का घोड़ा होता है, जिसमें पूरी की पूरी ग्रीक आर्मी भरी हुई होती है, ग्रीक आर्मी भरी हुई होती है, जिससे क्या होता है उसके साथ विश्वासघात होता है, विश्वास धोखा होता है, इसके बारे में वो सोच रही होती है। कोलेटाइन एंड हिज मैन including ल्यूक्रेसीज फादर रिटर्न। और क्या होता है, कोलेटाइन जो उसका हस्बैंड और उसके फादर वापस आते हैं, फाइनली उसके वापस आते हैं। और क्या होता है, Lucrece reveals what happened, makes them sue revenge। और ल्यूक्रेसी अपनी सारी घटना को बताती है, उसके साथ जो भी हुआ और कैसे हुआ ये सब बताती है, बताकर बोलती है कि आप हमारी मौत का बदला ज़रूर लें, आप मौत का बदला ज़रूर लेना है आपको। एंड किल्स हरसेल्फ, और अपने आप को मार लेती है। ये पूरी घटना बताने के बाद खुद को तलवार से मार लेती है। हर फादर ल्यूक्रेटियस मॉन्स हर, और उसके फादर जो होते हैं उसकी ये घटना से बिल्कुल मौन हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है, बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, कुछ भी बोल नहीं पाते, वो स्पीचलेस हो जाते हैं। एंड कोलेटाइन इज स्पीचलेस, यानी कि उनके पास कोई भी शब्द नहीं रहता है। द मैन क्राई ओवर हर बॉडी, और उसकी बॉडी को लेकर उसके हस्बैंड चिल्लाते हैं, रोते हैं। ब्रूटस rallies them to take her corpse throughout the streets of Rome and vanish Tarquin। और जो होता है उसका फ्रेंड ब्रूटस वो उन लोगों को शांत कराता है और बोलता है कि आप इसके खिलाफ विद्रोह करो, इसके खिलाफ आप जंग को छेड़ो, और यानी कि इसके बारे में कुछ ना कुछ करो, ऐसा कुछ उसे समझाता है। और क्या करता है, बोलता है कि जो भी, और उसको ये समझाता है जो भी ये बॉडी है, इस बॉडी को लेकर आप रोम की सड़कों पर निकल जाओ, रोम की सड़कों पर ले जाओ और वहाँ पर जाके युद्ध करो। यानी कि इसके बारे में, युद्ध क्या मतलब, इसके बारे में बताओ, लोगों को बताओ कि ये हमारे साथ राजा के लड़के ने ये गलत किया है, ऐसा कुछ बताओ। और वहाँ पर जाकर ऐसा करने के लिए बोलते हैं।
ठीक है बेटा, ये हम लोग पूरी पोइम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपने देखा कहानी को बड़े ही इम्पोर्टेंट, यानी कि इसके ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं, पीछे जो विलियम शेक्सपियर की जितनी भी पोइम्स वगैरह उन सबसे मिलते जुलते हैं, मतलब सभी में से हैं, यानी कि जितनी भी पोइम्स वगैरह हैं सभी में से हैं। कुछ फैक्ट्स हमने कराए थे, उसके बाद कुछ फैक्ट्स रह गए थे, उन फैक्ट्सों को हम इसी में इंक्लूड कर ले रहे हैं। देखते हैं बेटा। द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट कंप्लीट वर्क ऑफ शेक्सपियर, यानी कि टेम्पेस्ट जो है जो विलियम शेक्सपियर का सबसे लास्ट वर्क है, यानी विच इज आल्सो नाउ एज इज, यानी कि जो जाना जाता है स्वान सॉन्ग, एंड स्वान सॉन्ग के नाम से। जो लास्ट वर्क होता है ना किसी भी राइटर का, तो उसके लिए हम स्वान सॉन्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्वान सॉन्ग। तो ये जो टेम्पेस्ट है इसको हम स्वान सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा पेरिकल्स डिड नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623, यानी क्या हुआ था, फर्स्ट फोलियो जो आया था वो 1633 में आया था। कब आया था फर्स्ट फोलियो आपका? 23 में। कब आया? 1623 में आया था ये फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था। इसमें शेक्सपियर ने इसमें लगभग 36 प्ले को शामिल किया गया था। उन 36 के बाद में उनमें से एक जो पेरिकल्स जो था, उनके जो 37 प्ले हैं उनमें से एक जो पेरिकल्स है वो शामिल नहीं किया गया था, ये बता रहे हैं। यानी कि पेरिकल्स जो उनका प्ले था वो फर्स्ट फोलियो में सम्मिलित नहीं किया गया था। विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। लव्स लेवर लोस्ट, ये है लव्स लेवर लोस्ट ओनली कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर विद अनहैप्पी एंडिंग, यानी कि एक इनकी ये ऐसी कॉमेडी है शेक्सपियर की, लव्स लेवर लॉस्ट जो है, जिसकी जो एंडिंग होती है वो अनहैप्पी होती है, यानी कि अनहैप्पी होती है, हैप्पी नहीं होती है। यानी वैसे कॉमेडी की जो एंडिंग होती है वो हैप्पी होना चाहिए, लेकिन इसकी जो मजाकिया टाइप में होना चाहिए, लेकिन इसकी जो कॉमेडी जो है ये इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती है, अनहैप्पी होती है, ठीक है। यानी एक मात्र ऐसा प्ले है लव्स लेवर्स लॉस्ट जिसकी एंडिंग जो होती है वो अनहैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेनरी VIII इज ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट इज अनफिनिश्ड, यानी कि जो हेनरी VIII है ये एक ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो पूरा कंप्लीट नहीं है, अनफिनिश्ड रह गया है। क्या है बेटा, एक चीज़ यहाँ सोचने वाली है, अगर सोचें हम लोग तो क्या है, जब ये ग्लोब थिएटर जो था वहाँ पर इस प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था, जब प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था तो आप ये दिमाग लगाओ कि कोई भी प्ले अगर परफॉर्म कर रहे होंगे तो कहने का मतलब पूरा होगा प्ले तभी तो परफॉर्म करेंगे, कोई आधा अधूरा लिखा हुआ प्ले थोड़े नहीं परफॉर्म किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि वहाँ जब परफॉर्म किया जा रहा था तो ये प्ले परफॉर्म करते समय उसमें आग लग गई थी, ग्लोब थिएटर में उस टाइम आग लग गई जब ये प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, तो वहाँ ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। जब वो ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी तो हमें ये अंदाज़ा लगता है शायद ऐसा कुछ हुआ था कि हेनरी VIII पूरा का पूरा प्ले वहीं रखा था, हेनरी VIII पूरा का पूरा प्ले वहीं रखा था, और उसमें जो आधा प्ले परफॉर्म हो गया वो हमारे पास बच गया, हमें मिल गया, और बाकी प्ले जो था उस आग के अंदर बर्न हो गया, यानी जल गया। ऐसा कुछ अंदाज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका रिटन कहीं भी फैक्ट नहीं मिलता है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। हम इसको ऐसे ही जानते हैं कि जो हमारा हेनरी VIII प्ले है वो हमारा आधा अधूरा प्ले है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, यागो इज द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ लिटरेचर while Falstaff is considered as the greatest comic character of literature, यानी कि कहा जाता है जो आइगो है, यानी आइगो है ये सबसे महान विलन है, यानी सबसे बड़ा विलन है लिटरेचर में, यानी पूरी लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ा विलेन जो है, सबसे महान विलेन है वो आइगो है हमारा। ऐसे ही जो फाल्स्टाफ है वो बहुत ही महान कॉमिक कैरेक्टर है, यानी कि दो आपको ध्यान रखें, आइगो सबसे महान ग्रेटेस्ट विलन है और फाल्स्टाफ जो है ग्रेटेस्ट कॉमिक कैरेक्टर है। यानी कि जो हमारा आइगो है, ये हमारा आइगो है
ये हमारा ग्रेटेस्ट विलन है, यानी कि क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट विलन है बेटा। और इसके बाद में लिटरेचर का, किसका, लिटरेचर का ग्रेटेस्ट विलन है। इसके बाद जो फाल्स्टाफ है, ये फाल्स्टाफ हमारा ग्रेटेस्ट कॉमिक करेक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमिक करेक्टर है लिटरेचर का। ठीक है, आप लोगों को इसी ध्यान रखना है। इसमें दो फैक्ट हैं, यानी कि एक हमारा आइगो है वो ग्रेटेस्ट विलन है लिटरेचर में, और फाल्स्टाफ है ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमिक करेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको बड़े ध्यान से समझ के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, T.S. Eliot has called Hamlet is a artistic failure as it lacks objective correlative in his focus critical essay Hamlet and his problems। यानी कि क्या होता है बेटा, यहाँ T.S. Eliot जो होते हैं वो एक क्रिटिक्स हैं, वो क्रिटिक हैं, वो हैमलेट जो एक हमारा प्ले है शेक्सपियर का, उस पर कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि ये जो आपका हैमलेट है वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के हिसाब से फेल्यूर है, ये यानी आर्टिस्टिक फेल है, यानी उसका, यानी कि जो हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्यूर बताया गया है हैमलेट के लिए। किसने बताया, T.S. इलियट ने बताया। किसके आधार पर बताया है, कोरिलेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर बताया। आई होप हमने इतना कुछ देखा आज के लिए और आप लोग इन सबको समझ में आया होगा, यानी पूरा हमने प्ले बताया, पोइम को बताया और पूरी कहानी को बताया, इसके बाद कुछ फैक्ट्स को लिया है। अगर आप लोगों को समझ आई है हमारी बात, तो अगर हमारा पोइम समझाना, तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी इतना तो कर ही सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक तो कर ही सकते हैं। और जहाँ भी कमी रह गई हो, कुछ कमी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बजाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।